वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो सबसे पहले एक मैं अनाउंसमेंट के साथ में अपने सेशन को आज स्टार्ट करने जा रहा हूं। सबसे पहले आपके एग्जाम की डेट शीट आ चुकी है। तो आप सभी स्टूडेंट्स के एग्जाम्स की डेट शीट आ चुकी है और मैं बात करता हूं यहां पर आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो वो 21 मई को 21 ऑफ मई को आपको मैक्रो का एग्जाम है और आपका ये 12 मई से ही आपके एग्जाम स्टार्ट है, मतलब कि स्टार्टिंग फर्स्ट वीक ऑफ मई से आप कह सकते हैं एग्जाम आपका स्टार्ट है। तो आप लोगों को उम्मीद है कि अब इस बात की जानकारी मिल गई है। हाँ, अगर आप इस चीज के भरोसे बैठे हैं कि सर जब रिजल्ट आएगा देन उसके बाद हम पढ़ाई अपनी शुरू करेंगे, तो रिजल्ट तो आपके पेपर से 2 दिन पहले भी आ सकता है। जिस दिन पेपर होगा उससे 2 दिन पहले भी रिजल्ट आ सकता है, एक दिन पहले या पेपर के बाद ही रिजल्ट आ जाए, ये पॉसिबिलिटीज बनी रहती है अगर उस भरोसे बैठे हैं तो आप। बट आपके एग्जाम्स आप प्रिपरेशन कर सको, आप कोई क्वेश्चन खड़ा नहीं कर पाओ यूनिवर्सिटी के ऊपर, इसलिए यूनिवर्सिटी ने अपना काम कर दिया है। एक आपको सफिशिएंट प्रिपरेशन के लिए आपको जो है एक एग्जैक्ट टाइम टेबल, एक एग्जैक्ट आपका जो है डे शीट वो प्रोवाइड आपको करवा दी गई है। तो 21 मई को आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का एग्जाम है, ठीक है जी। तो हम एंड ऑफ अप्रैल में अपना कोर्स कंप्लीट करेंगे, वाइंड अप करेंगे। चलिए, आज का मेरा टॉपिक क्या है? हाँ जी, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? पर कैपिटल इनकम। सबसे पहला सवाल है कि सर ये पर कैपिटल इनकम क्या होता है? तो बहुत साधारण सी बात है, मान लीजिए एक एग्जांपल के लिए समझते हैं इस चीज को। बात करते हैं हम पर कैपिटा इनकम या पर कैपिटल इनकम भी कहते हैं। ये क्या होता है? देखिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए कोई एक क्षेत्र है जहां पर कुल मिलाकर के 5 लोग हैं। इसमें से कुछ बूढ़े होंगे जो कि नहीं कमा सकते हैं, कुछ बच्चे होंगे जो वो भी काम नहीं करती, शायद कुछ महिला भी होंगी जो काम नहीं करती, कुछ आदमी हैं जो कि काम करते हैं। तो सभी लोग इसमें शामिल है, जो काम करके कमाते हैं, जो नहीं कमाते वो भी शामिल है। बस इन सबके पास में कुल मिलाकर के कितना पैसा इन्होंने कमाया है, कितना पैसा इन्होंने अर्न किया है एक साल के अंदर, फाइनेंशियल ईयर के अंदर, एक साल में कितना पैसा इन्होंने इन सबके पास में आया है। चाहे अब मेरे पिताजी के पास पैसा आता है तो मेरे घर में ही तो यूज होता है ना। भले ही मान लीजिए आप छोटे हैं, इस समय आप जॉब नहीं कर रहे हैं, तो पिताजी कमा रहे हैं, तो पिताजी कमा रहे हैं, मान लो मम्मी हाउस वाइफ है, सिस्टर आपसे छोटी है, तो पिताजी कमा रहे हैं, तो मैं मानता हूं कि एक ही इंसान कमा रहा है। लेकिन आपके घर में अगर उनकी तनख्वाह 40,000 रुपए है तो घर में तो आमदनी 40,000 की हुई ना। तो इसी तरीके से कि यहां पर मान लो इतने सारे लोग हैं, कुछ कमा भी रहे हैं, कुछ नहीं भी कमा रहे, बट आमदनी जो है यहाँ की कितनी बन रही है सालाना? मान लेते हैं कि यहाँ पर 20,000 रुपए आमदनी बनी। भले कमाने वाला मान लो कोई एक ही हो, इसमें उससे फर्क नहीं पड़ता है, 20,000 रुपए आए। और कितने लोग हैं यहाँ पर खाने वाले? 5 लोग हैं। तो 20,000 को 5 लोग खाएंगे तो प्रति व्यक्ति के पास में कितना बचेगा खाने के लिए? तो 4,000 रुपए बचेगा प्रति व्यक्ति के पास में। क्लियर है? इसी को हम पर कैपिटा इनकम कहते हैं। मतलब कि अपने हम नेशनल इनकम को, अपने जीडीपी को, अपने नेशनल इनकम को अगर हम अपने देश की पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं तो प्रति व्यक्ति की आय कितनी होगी वो पता लग जाता है। इसको औसत आय भी कहते हैं। क्लियर है? मेरी बात समझे? इस बात को समझ में आपको आया या नहीं आया? तो पर कैपिटल इनकम क्या होता है, चीजें क्लियर कर पाया। लेकिन यहां पर आपको यह समझना होगा। अब आपको एक बात समझ में आ गया। मान लीजिए कि इन 5 लोगों की पर कैपिटल इनकम या फिर किसी की पर कैपिटल इनकम 4,000 है। नेक्स्ट टाइम मतलब कि ये 4,000 रुपए के गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम कर सकते हैं। नेक्स्ट ईयर अगर पर कैपिटल इनकम इनके 5,000 रुपए हो जाए, मतलब प्रति व्यक्ति आए, चाहे 5 लोगों, अगले साल जनसंख्या बढ़ेगी, ज्यादा लोग भी हो सकते हैं, और प्रति व्यक्ति खाने के लिए 5,000 रुपए मिल रहा है। तो इसमें तो 2 सवाल खड़े हो सकते हैं। एक तो ये कि जीडीपी का जो कैलकुलेशन हुआ है वो किस ब्याह पर हुआ है। जीडीपी का 2 तरीके से गणना की जाती है। एक तो जीडीपी का कैलकुलेशन जो है वो किस पे, वो करंट प्राइस पर होता है, और एक जीडीपी का जो कैलकुलेशन है वो आपका कांस्टेंट प्राइस पर होता है। और आपको पता है कि सही रूप में, सही मायने में गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो को कौन बता सकता है कि गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हो रहा है? इसको कौन बता सकता है कि गुड्स एंड सर्विसेज
उत्पन्न हुए, पैदा हुए हैं। रियल इनकम, मेरी बात समझे। नेशनल इनकम में मैंने आपको बताया था कि दो तरीके के इनकम होते हैं, क्लियर है जी। एक आपके पास में कौन सा रियल इनकम होता है और एक आपके पास में नेशनल इनकम एट अ करंट प्राइस। तो जो आपका वास्तविक आय है, मौद्रिक आय नहीं, वास्तविक आय है, जो कि कांस्टेंट प्राइस पर ही कैलकुलेट किया जाता है। तो यहां पर हम जीडीपी की जो है, जो जीडीपी की मैं बात कर रहा हूं, जैसे कि यहां पर नेशनल इनकम, पर कैपिटल इनकम इक्वल्स टू नेशनल इनकम। तो ये जो जीडीपी नेशनल इनकम की बात कर रहा है, ये नेशनल, ये कौन सा नेशनल इनकम है? ये रियल वाला है, ये रियल इनकम है, रियल नेशनल इनकम है। क्लियर है जी, रियल नेशनल इनकम है, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर है। रियल का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट प्राइस पर। अब क्या होता है इसका मतलब, इस ये मत पूछिएगा, लास्ट क्लास में जाइए, पूरा डिटेल में मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करा है, पूरा 1 घंटा मैंने इसी बात पर चर्चा करा, वो 2 क्लासेस में करा हुआ है मैंने। तो रियल इनकम का मतलब इस शॉर्ट में आपको मैं यही कहूंगा कि भैया ये बताता है कि भैया उसी प्राइस पर, पहले वाली प्राइस पर मेरे पे जितने गुड्स एंड सर्विसेज था उसका वर्थ ये रहा, और सेम उसी प्राइस पर और आज गुड्स एंड सर्विसेज का जो है वर्थ कितना है। अगर वो बढ़ा हुआ नजर आ रहा है तो प्राइस तो नहीं बढ़ा, प्राइस तो वही लिया हुआ है, फिर भी ज्यादा अमाउंट आ रहा है, तो मतलब वस्तु सेवा की मात्रा बढ़ी है। तो ये बताता है कि देश में गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हुआ है। तो नेशनल इनकम की बात कभी भी करोगे तो रियल नेशनल इनकम की बात करोगे आप। क्लियर है। और इसको पॉपुलेशन से अगर आप डिवाइड कर देंगे तो यहां पर आपके पास में क्या आ जाएगा? पर कैपिटल इनकम। और पर कैपिटल इनकम अगर आपके इंक्रीज होती है तो इसका मतलब तो आपको यही लगेगा ना, क्या लगेगा? कि भैया प्रति व्यक्ति जो पहले खान पान के लिए, एग्जाम्पल के लिए मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, यहां पर एक एग्जाम्पल लिया कि प्रति व्यक्ति पहले 4,000 रुपए खान पान के लिए आता था, आज प्रति व्यक्ति 5,000 रुपए खान पान के लिए आ रहा है। क्योंकि मतलब इसका मतलब ये हुआ कि पहले से लोग अपने लिए ज्यादा वस्तुओं और सेवाओं की व्यवस्था कर पाएंगे, जीवन थोड़ा सरल होगा, लाइफ स्टैंडर्ड थोड़ा, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड इंप्रूव हो जाएगा, लाइफ की जो क्वालिटी है वो पहले से बेटर हो जाएगी। इसको देख करके तो यही पता लग रहा है कि इंप्रूवमेंट आएगा। तो पर कैपिटल इनकम अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब साफ और साफ ये है कि देश जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, ऐसा समझ में आता है। लेकिन इसमें भी कुछ सवाल है। इसमें सवाल यह है कि मान लो कि देश की जो जीडीपी बढ़ने में कुछ चंद उद्योगपतियों का हाथ हो। एक बात मेरी समझिएगा, इस बात को जरा समझिए, इस बात को समझते हैं भैया। आपके घर में दादाजी हैं जिनकी उम्र भैया 120 वर्ष हो चुकी है, पिताजी हैं, इनकी एज कम ही है भैया। पिताजी है, मान लीजिए पिताजी 60 साल के हैं, माता जी 55 साल की है, आप 25 साल के हैं, ठीक है, और आपका एक छोटा भाई है वो 15 साल का है। तो अगर आप देखेंगे आपके घर की टोटल एज कितनी होगी, तो सॉल्व करते हैं, तो ये आपके पास में 60 और ये आपके पास में ये 30 और 40 और ये 100, 155 और ये आपके पास में 275, टोटल कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 है। सॉल्व यार, यह है ना आपकी क्लास में बड़ी प्रॉब्लम होती है। पचम 25 2 पचम 25, तो कितनी एवरेज एज आई? एवरेज एज कितनी आई? एवरेज एज आपकी जो है 55 आई है, 55 वर्ष औसत आयु आई है। अब एक बात बताओ, अगर मैं यहां पर इनकी सिर्फ इसकी वजह से ही इतनी ज्यादा एवरेज एज बन रही है, अगर ये व्यक्ति ना हो तो एवरेज एज देख लो अपने परिवार की कितनी बनती है? 60 प्लस 55, 60 प्लस 55 प्लस 25 प्लस 15, देखते हैं क्या एवरेज बन रहा है। तो यहां पर देखते हैं 60 और ये आपके 55, 70, 75, 80, 80 और 60, 140, 150, 155, ठीक है। डिवाइड बाय कितने हैं? 4 लोग। तो सॉल्व करते हैं, 4 तिया 12, 3 4 अठे 32 और आपके पास में हो गए 3, तो 4 6 24, 4 5 40, दिस वन। समझ में आया आपको? क्लियर है? हाँ जी,
अब आप यहां पर देखेंगे पर कैपिटल आपके पास में क्या है, यहां पर कैपिटल आपके पास में इनकम है। अगर आप यहां पर देखते हैं इस चीज को कि आपके पास में 38.65 आपका क्या है कि ये एवरेज है। तो एक बात को समझिएगा कि अगर एक व्यक्ति के आ जाने से एवरेज कितनी जबरदस्त तरीके से बढ़ जाता है। तो पर कैपिटल इनकम अगर ग्रोथ हो रहा है तो ये बात तो ठीक है कि भैया इकोनॉमी के अंदर प्रति व्यक्ति के पास में अब पहले से ज्यादा पैसा होगा अपनी लाइफ को एक्सपेंड करने के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा सच में ही हुआ है। अगर इकोनॉमी में कुछ चंद उद्योगपति हो, कुछ ही लोग हो, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूं, पाकिस्तान की इकोनॉमी का एग्जाम्पल लेता हूं कि पाकिस्तान के अंदर जो आर्मी है वो सब कुछ काम करती है, वो माचिस भी बनाती है, रियल एस्टेट के अंदर भी है, सारे काम करती है आर्मी, और सारे बिजनेस आर्मी ने ले रखा है। तो कुछ आर्मी स्पेसिफिक आर्मी चीफ है, इनकी तो इनकम इतनी ज्यादा हो जाती है पाकिस्तान के अंदर जिसका कि पूरे पाकिस्तान के जीडीपी में बढ़ता है, तो वो इन्हीं की वजह से बढ़ता है। तो अब ये जीडीपी बढ़ गया, अब उस जीडीपी को तो बांटा पूरी आबादी से, तो लग रहा है कि भैया सबके पास में पैसा आ गया, लेकिन वो पैसा गया कहां? वो पैसा तो सिर्फ उन आर्मी के पास में गया है ना, पाकिस्तान की आर्मी के पास में। लोगों की हालत तो बद से बदतर होती चली गई है। तो इसीलिए ये पर कैपिटल इनकम जब इफेक्टिव है जबकि हमारी जीडीपी के बढ़ोतरी में पूरी आबादी का हाथ हो, जीडीपी को बढ़ाने में पूरे आबादी ने पार्टिसिपेट किया हुआ हो, सबकी आय से जीडीपी बढ़ाओ। अगर 2-4 लोगों से जीडीपी बढ़ जाएगा तो जीडीपी में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, उसको शेयर आप सब पे करोगे। आप भ्रम पाल के बैठे हो कि भाई सबकी आय इतनी बढ़ गई है। एवरेज की खास बात तो यही होता है ना। अब आपके घर में एक छोटे बच्चे का जन्म हो जाए, परिवार की औसत आयु निकाल लीजिए, एकदम से नीचे आ जाएगा परिवार की छोटी एवरेज आयु। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि सबके सब कम हो गए। तो इसीलिए 2-4 ऐसी चीजें आपके पर कैपिटल इनकम को इफेक्ट कर सकती है। तो सबसे पहले आपको समझना था कि ये पर कैपिटल इनकम क्या है। देखिए जी, कई लोगों के आर्थिक कल्याण या जीवन स्तर से संबंधित एक महत्वपूर्ण धारणा प्रति व्यक्ति आय है। मैं इंग्लिश में भी हिंदी पढ़ देता हूं। फॉर मैनी पर्पस द मोस्ट मीनिंगफुल मेजर्स ऑफ द इकोनॉमिक वेल बीइंग इज अ पर कैपिटल इनकम. It is the average income of the people of a country in a year. It is the ratio of the national income and population of the country. क्योंकि जीएनपी के द्वारा किसी देश की कुल उत्पादन मूल्य का ज्ञान प्राप्त होता है, आपको पता है। इसके द्वारा लोगों के जीवन स्तर में परिवर्तन का सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। उदाहरण के लिए किसी देश में जीएनपी में वृद्धि हुई है परंतु यदि जनसंख्या में उसकी तुलना में और अधिक वृद्धि हो गई है। मेरी बात समझिएगा। अब कई बार क्या होता है, लोग हल्ला मचा देते हैं, जीडीपी बढ़ गया, जीडीपी बढ़ गया, जीडीपी बढ़ गया। अरे भैया जीडीपी बढ़ गया, अरे भाई जीडीपी बढ़ गया, अगर आबादी भी बढ़ गई तो क्या है उस जीडीपी का? मेरी बात समझे नहीं समझे? जीडीपी बढ़ने के साथ साथ अगर आबादी भी बढ़ जाए तो वो जीडीपी जो है इतना इफेक्टिव नहीं रह जाता है। मेरी बात समझे या नहीं समझे? एग्जाम्पल के लिए, मेरे घर की आमदनी बढ़ती है 500 रुपए और घर में एक बच्चे का जन्म भी हो जाता है, तो क्या अब मेरे घर में जो पहले सदस्य थे वो पहले से बेहतर स्थिति में जा पाएंगे या पहले से भी पीछे चले जाएंगे? क्योंकि जाहिर सी बात है, उस 500 रुपए की जो आमदनी बढ़ी है उससे उस बच्चे जो जन्म हुआ है उसकी परवरिश पर उससे ज्यादा खर्चा होगा, जो कि हम मेरे और आपको आपस में कटौती कर करके ही उसकी परवरिश करनी पड़ेगी। इसलिए कहते हैं कि जीडीपी बढ़ जाए, जीएनपी बढ़ जाए, जीडीपी बढ़ा हुआ नजर आ रहा है, जीडीपी का डेटा पहले से ज्यादा नजर आ गया और हम ये सोच के बैठ गए कि अब देश तरक्की कर गया। नहीं, हमें इस बात की तरफ भी ध्यान देना होगा कि हमारी आबादी किस रफ्तार से बढ़ी है। बात समझे? किसी देश में जीएनपी में वृद्धि हुई परंतु यदि जनसंख्या उसकी तुलना में और अधिक वृद्धि हो गई है तो लोगों का औसत जीवन स्तर बढ़ने के स्थान पर कम हो जाएगा। इसलिए वास्तविक प्रति व्यक्ति मतलब रियल पर कैपिटल इनकम में होने वाली वृद्धि ही जीवन स्तर अथवा आर्थिक कल्याण को मापने के लिए एक अधिक उपयुक्त विधि है। क्या कहता है? सकल देशीय उत्पाद तथा कल्याण, मतलब कि जीडीपी एंड वेलफेयर। क्या जीडीपी वेलफेयर को, वेलफेयर मतलब कि आर्थिक कल्याण है, क्या जीडीपी इस चीज को रिप्रेजेंट कर पाने में सक्षम है? क्या जीडीपी इस चीज को इंडिकेट कर सकता है कि जीडीपी बढ़ने का मतलब कि भैया लोग आर्थिक रूप से संबंध हो रहे हैं और जीडीपी कम होने का मतलब कि इकोनॉमी? हाँ,
ऑन एन एवरेज ठीक है, मैं कह सकता हूं कि जीडीपी बढ़ रहा है तो उसका मतलब ये रियल जीडीपी बढ़ रहा है, इसका मतलब ये देश आगे बढ़ रहा है ऑन एन एवरेज। बट 100% एक्यूरेसी के साथ ये बात नहीं कही जा सकती है। क्यों नहीं कही जा सकती है? जीडीपी को अक्सर लोगों के कल्याण का सूचक माना जाता है कि भाई जीडीपी बढ़ रहा है, लोगों का कल्याण हो रहा है। जीडीपी में वृद्धि का अर्थ है लोगों के कल्याण के स्तर में वृद्धि। हमारे यहाँ वितरण का अभिप्राय वास्तविक जीडीपी से है, मतलब कि यहाँ पर सर आप इंग्लिश में पढ़कर तो सुन, अरे मेरे बच्चे एक दिन हिंदी में पढ़ दिया 2 मिनट तो परेशानी होगी। और जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे सालों साल इंग्लिश में पढ़ करके कम कर रहे हैं, तो ये वो थोड़ा उन बच्चों को भी देखना पड़ता है ना। और ऐसा तो है नहीं कि समझ में नहीं आया होगा आपको। देखिए, ऑफन जीडीपी इज कंसिडर्ड एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर। जीडीपी को जनरली क्या माना जाता है कि ये एक इंडेक्स है वेलफेयर, ये बताता है कि आर्थिक कल्याण हो रहा है ऑफ द पीपल। इंक्रीज इन जीडीपी मींस इंक्रीज इन द लेवल ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। ऑफ कोर्स हियर वी आर रेफरिंग टू रियल जीडीपी रादर देन द नॉमिनल जीडीपी। हम यहाँ पे नॉमिनल जीडीपी की बात नहीं कर रहे, रियल जीडीपी की बात कर रहे हैं, ठीक है। व्हेन रियल जीडीपी राइज फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेंड टू राइज। जब रियल जीडीपी बढ़ता है इसका मतलब है गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो बढ़ रहा है, और गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो बढ़ना जरूरी है। पाकिस्तान की इकोनॉमी की अगर बात करें तो पाकिस्तान की इकोनॉमी में हुआ क्या, मैं आपको बताता हूं। सबसे ज्यादा सब्सिडी देने वाली कंट्री में से है पाकिस्तान, ठीक है। लोगों की भलाई के लिए बहुत सब्सिडी देती है। इनकम टैक्स ना लगाने वाली कंट्री में से है एक पाकिस्तान, लोगों की भलाई के लिए इनकम टैक्स नहीं लगाती है। परिणाम देख लो आपके सामने है, क्लियर है। दिल्ली में भी दिल्ली के लोग भी ऐसी सरकार चाहते हैं जो बहुत सब्सिडी दे, बहुत दे। तो अगर वही परिणाम चाहते हो तो बिल्कुल लीजिए। अब पाकिस्तान में दूध 200 रुपए का है, उस पर 100 रुपए का सब्सिडी भी दे दे सरकार, तो भी तो 100 रुपए का पड़ा आपको। यहां पे आपको जो आधा किलो आपको मान लो 33 रुपए में मिल रहा है, 60 रुपए 70 रुपए मिल रहा है आपको, तो ये यहां सब्सिडी नहीं है, 70 रुपए मिल रहा है आपको। तो कुल मिलाकर के जो चीजें है ना, सब्सिडी वगैरह स्टार्टिंग के कुछ टाइम पीरियड के लिए लोगों के लिए ठीक रहता है। बाद में क्या होता है कि गवर्नमेंट का डेप्ट बढ़ता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, और उसकी वजह से फिर वो इन्फ्लेशन पे इंपैक्ट पड़ता है। गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो कम होते हैं, और वो उसकी जो स्केर्सिटी बढ़ती है तो उसके प्राइस इंक्रीज हो जाता है, फिर वो सब्सिडी किसी काम का नहीं रहता लोगों के लिए। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि यहां पर हम बात कर रहे हैं, हियर वी आर रेफरिंग टू द रियल जीडीपी रादर देन द नॉमिनल जीडीपी। व्हेन रियल जीडीपी राइजेस फ्लो ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज टेंड टू राइज। जाहिर सी बात है, रियल जीडीपी बढ़ने का मतलब है गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होने का। पाकिस्तान में समस्या किस चीज की आई? पाकिस्तानियों में इस चीज की समस्या नहीं है पैसे की कोई कमी है, वो छाप लेंगे, उन पे मशीन पड़ा वो छाप लेंगे, लेकिन वो पैसा उन्हें किसी काम का आ नहीं रहा है ना। क्यों? पैसे तो छापने के लिए वो बैठे हुए हैं, लेकिन गुड्स एंड सर्विसेज कहां से लाएंगे? पैसे का छापने का मतलब ये थोड़ी क्या खेतों से अनाज उगने लग रहे हैं। पैसे छापने का मतलब थोड़ी क्या गाड़ियां बनने लग रही हैं, सिर्फ पैसा छापने का मतलब। तो उन्होंने फोकस इसी चीज पर करा, गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो को आगे बढ़ाने के ऊपर फोकस नहीं करा। When real GDP rise, flow of goods and services tend to rise. अब this means the greater availability of the goods per person, implying the higher level of welfare. भैया हर व्यक्ति के लिए ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल होगा, इसका मतलब उसका वेलफेयर हो रहा है, ठीक है। बट देर आर द स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शंस टू दिस। फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन में बी नोटेड इन दिस कॉन्टेस्ट। तो यहां पर यही बात कह रहा है कि इसका अभिप्राय है कि कल्याण का ऊंचा स्तर है, परंतु इस सामान्य दृष्टिकोण व सामान्यकरण से सशक्त अपवाद है। क्या अपवाद है? जनरली क्या कह रहा है, मेरा क्वेश्चन है जीडीपी एंड वेलफेयर दोनों के बीच में बात हो रही है कि क्या जीडीपी वेलफेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये कह रहा है कि हाँ, अगर रियल जीडीपी बढ़ रहा है तो इसका मतलब गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो बढ़ रहा है, और गुड्स सर्विसेज का फ्लो बढ़ने का मतलब होता है कि पर कैपिटल, प्रति व्यक्ति वस्तुएं सेवाएं पहले से ज्यादा है, तो उनका विकास हो रहा है। अभी तक तो ये बात करते हुए नीचे उतर रहा है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी है, ऐसा जरूरी नहीं होता है। क्यों? जीडीपी की रचना, जीडीपी के स्तर में बढ़ने की स्थिति में भी जीडीपी की रचना कल्याणपरक वेलफेयर ओरिएंटेड नहीं हो सकती है। यदि मुख्यतः सुरक्षा पदार्थों में वृद्धि के कारण जीडीपी में वृद्धि होती है तो जनसंख्या समूह कल्याण में प्रत्यक्ष वृद्धि नहीं होती है। देखिएगा क्या कह रहा है, हमारे जीडीपी सिर्फ इसलिए बढ़ी है क्योंकि हमने जो है बम बनाए, हमने सिर्फ रॉकेट बनाए, हमने जो मिसाइल बनाए हैं, हमने टैंक बनाए हैं, हमने जो है बंदूकें बनाई हैं, उसको बनाने से हमारे जीडीपी पहले से ज्यादा है। जीडीपी सिर्फ इस वजह से, क्यों भैया इनको बनाने से पैसा आता नहीं आता है,
इनको बनाते हैं, इनको बेचते हैं, तो भैया हमारी जो जीडीपी है इनकी कीमत होती है। तो हमने अपने देश पे बहुत सारे ऐसे चीजों का उत्पादन कर लिया जो कि वॉर से रिलेटेड चीजें हैं, टैंक, गन्स वगैरह, तो इससे मेरे जीडीपी के अंदर इजाफा नजर देखने को मिलेगा। फाइटर प्लेन वगैरह बनाए, जीडीपी बड़ा नजर आएगा। लेकिन जिस प्रकार की गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लक्शन हुआ, क्या ये लोगों तक तो शेयर होगा नहीं? जीडीपी तो बढ़ा हुआ नजर आ रहा है, रियल जीडीपी बढ़ा हुआ नजर आ रहा है, पर कैपिटल इनकम ज्यादा होगा दर्शाया जा रहा है, लेकिन क्या इन गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो एक पॉपुलेशन तक जा पाएगा? नहीं। हाँ, फायदा जरूर पहुंचेगा एक पॉपुलेशन को, बट डायरेक्टली बेनिफिट नहीं पहुंचेगा, इनडायरेक्टली बेनिफिट पहुंचेगा। इनडायरेक्टली कैसे पहुंचेगा? हथियार, ये चीजें होने से देश में शांति की स्थिति बनी रहेगी, देश में कोई आक्रमण नहीं होगा, कोई युद्ध नहीं होगा, और शांति की स्थिति में लोग अच्छे से काम कर करके और देश को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इनडायरेक्टली तो हम आगे बढ़ेंगे इससे, पर डायरेक्टली इसका कोई इंपैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो वही वही बात कर रहा है कि क्या, कि कंपोजिशन ऑफ जीडीपी, मतलब जीडीपी जो बढ़ रहा है, कंपोजिशन, कंपोजिशन मतलब कि उसका जो है उसमें किस टाइप की चीजों से जीडीपी बढ़ रहा है। कंपोजिशन ऑफ जीडीपी में नॉट बी वेलफेयर ओरिएंटेड इवन व्हेन द लेवल ऑफ जीडीपी टेंड टू राइज। मतलब क्या कह रहा है कि इवन जीडीपी बढ़ने के बाद भी वो वेलफेयर को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा अगर देयर इज अ नो डायरेक्ट इंक्रीज इन द वेलफेयर ऑफ द masses. If GDP has rise owing the largely to the increase in the production of the defense goods. Of course, it is not denying the fact that the strong defense offers the peaceful environment for an overall production activity, all therefore the indirectly contributes to the level of the welfare in the economy. तो ये हमारा मुद्दा ये चल पड़ा है, क्या हमारा टॉपिक यही है कि जीडीपी, मेरा टॉपिक क्या है? मेरा टॉपिक है जीडीपी एंड वेलफेयर। क्या जीडीपी किस तरीके से वेलफेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो इसमें हमें दोनों ही बातें कर रहे हैं कि जीडीपी कैसे बताता है कि प्रति व्यक्ति जो है लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड इंप्रूव हो रहा है, और कुछ एक्सेप्शंस को भी साथ साथ पढ़ रहे हैं कि किस स्थिति में ये चीजें थोड़ी सी भ्रम भी पैदा कर सकती है। इसलिए टाइटल का नाम क्या है? जीडीपी एंड वेलफेयर। अब यहां पर था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी का मतलब क्या है, मैं आपको यही बात बताने की कोशिश कर रहा था। मतलब 4-5 उद्योगपति हैं देश के अंदर, और इन्होंने अपना कारोबार बहुत बड़ी मात्रा में फैला लिया और बहुत अच्छा काम किया। खैर बात देखिएगा, देश में उद्योगपतियों का सम्मान होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। अगर वो अपना कारोबार अच्छी तरीके से बढ़ा रहे हैं तो आप भी बढ़ाइए ना। उसके बढ़ाने से आपको समस्या क्या है बताइए? वो बढ़ा रहा है तो अच्छी बात है, हमें भी जो नहीं बढ़ा रहा है उसको भी बढ़ाना है, जो नहीं कर रहा आप भी काम करो ना। अब आप ये कहेंगे वो उसका कारोबार इतना ज्यादा है, इतना बड़ा है, खासकर ज्यादातर लोग अडानी को पकड़ने की कोशिश करते हैं, अंबानी को पकड़ने की कोशिश करते हैं। मैं पक्ष में नहीं हूं, मैं एक इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं तो आपको यही कहूंगा कि उद्योगपति को गाली बक करके, उद्योगपति को पीछे रोक कर करके आप तरक्की नहीं कर सकते हैं। ऐसा ही सत्येंद्र कुमार कह रहे हैं, एक अच्छा सवाल पूछा कि सर पाकिस्तान पैसे प्रिंट कर करके अदर कंट्री से गुड्स को बाय भी तो कर सकता है अगर उसकी इकोनॉमिक क्राइसिस है तो। देखिए क्वेश्चन क्या है कि पाकिस्तान पे नोट छापने की मशीन है, वो नोट छाप कर करके वो अदर देशों से गुड्स एंड सर्विसेज को बाय तो कर सकता है। बच्चे, जिस भी देश में इन्फ्लेशन बड़ी तेजी से बढ़ता है, इस बात की तरफ वो इशारा होता है कि वहां पर गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, करेंसी जो है ज्यादा इशू किया गया है। इसका मतलब कि वो करेंसी एक कागज के तौर पर उसकी जो है रिस्पेक्ट बाकी देशों में जाती है। अब इन्फ्लेशन से क्या होता है? इन्फ्लेशन से एक्सचेंज रेट डिसाइड होता है। मेरी बात समझिएगा, एक्सचेंज से क्या होगा? इन्फ्लेशन से एक्सचेंज रेट डिसाइड होगा कि जहां पर बेसिकली क्या है कि वहां पर अगर 1 लीटर दूध अगर 200 रुपए का है और यहां पर 1 लीटर दूध अगर 30 रुपए का है, तो एक एग्जाम्पल के लिए मेरी बात समझिएगा कि उनका जो 300 रुपए हमारे 30 रुपए के बराबर हो गया। और ऐसे कंट्रियों को जो कि डिफॉल्टर हो रहे हैं, जो इतनी तेजी से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इस कंट्री को जो है इंपोर्ट अगर करते हैं तो इनकी करेंसी लेकर के इनको सामान नहीं दिया जाता है, इनको सिर्फ रिजर्व से ही सामान दिया जाता है। अगर ये इंडिया से सामान लेंगे, खैर इंडिया ने बैन कर रखा, बट लेंगे तो इंडिया उनकी करेंसी में सामान नहीं देगा। इंडिया बोलेगा हमारा रुपया दो, जो उनके पास में रिजर्व है उसमें हम अपना सामान देंगे, क्योंकि उनकी करेंसी से फेथ हट जाता है। अगर अमेरिका इनको कुछ गुड्स एंड सर्विसेज से बाय करेगा अमेरिका से, तो अमेरिका डिमांड करेगा अपने डॉलर की, ना कि इनके करेंसी की, क्योंकि इन्फ्लेशन इस बात की तरफ इंडिकेट करता है कि ये पैसे को अननेसेसरी
छापा है इन्होंने, जिसका कोई भी वैल्यू नहीं है, क्योंकि इन्हीं के पैसे को लेकर जब हम इसी कंट्री में जाएंगे तो हमें वो सामान कोई सामान मिलेगा ही नहीं, तो वो यूजलेस मनी है। मेरी बात समझे नहीं समझे? क्लियर है? कंपोजिशन ऑफ जीडीपी का मतलब यही होता है कि जीडीपी के अंदर, पहले कंपोजिशन बाद में पढ़ना, पहले ये पढ़ लो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी का मतलब क्या है यहां पर? देखिएगा, जीडीपी का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, मैंने यही बात कहा कि देश के अंदर चंद उद्योगपति आ जाए, बहुत बड़े बड़े उद्योगपति आ जाए, और जिन्होंने बड़ी मात्रा में जो है चीजों का उत्पादन करा और करोड़ों अरबों का टर्नओवर करा, उससे देश की जीडीपी के अंदर की इजाफा देखने को मिलेगा। लेकिन जब कोई भी कंपनी करोड़ों अरबों का मुनाफा करती है या टर्नओवर करती है, जाहिर सी बात है कोई एक परिवार होता है, कोई एक कंपनी होती है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट तो मिलता है लेकिन उसका मैक्सिमम पैसा उसी के पास में ही रहता है। तो इस स्थिति में क्या हुआ कि देश की जीडीपी तो बढ़ गई, रियल जीडीपी तो बढ़ गई, लेकिन पर कैपिटल इनकम अगर आप शेयर करेंगे तो वही बढ़ा हुआ नजर आएगा। लेकिन वास्तविक में क्या वो पैसा हर व्यक्ति तक पहुंचा है? नहीं, वो पैसा हर व्यक्ति तक नहीं पहुंचता है, क्योंकि वो दो चार लोगों, मेरे बात को समझने की कोशिश कीजिए। आपके घर में अगर अभी मैं एक 500 किलो का व्यक्ति ला के बैठा दूं और एवरेज वेट निकालूं तो आप सबका एवरेज वेट ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है? तो ये माना जाएगा अच्छा आपके घर में सारे हट्टे कट्टे हैं। ये सिर्फ एक काल्पनिक होगी, क्योंकि ऐसा रियलिटी से इसका कोई करेक्शन नहीं होगा, क्योंकि एक बंदा 500 किलो का ला करके सुंबो किसी को आपको घर में मैंने बिठा दिया है। बात समझे? तो अगर वो व्यक्ति, वो जब आपके घर में माना जाएगा जब आपके एवरेज वेट, सबका थोड़ा थोड़ा पार्टिसिपेशन हो। इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, कुछ चंद लोगों की वजह से जीडीपी बढ़ा है, और फिर पर कैपिटल इनकम तो ज्यादा नजर आएगा ही, क्योंकि जीडीपी को पॉपुलेशन में बांटेंगे तो भैया प्रति व्यक्ति आय नजर आएगी, हम कहेंगे भैया तरक्की हो गया, विकास हो गया, बट ऐसा नहीं है। मेरी बात समझे या नहीं समझे? तो ये वही बात कह रहा है, यदि जीडीपी के स्तर में वृद्धि के साथ साथ जीडीपी का वितरण अधिक से अधिक पक्षपाती हो जाता है, तब समाज के कल्याण के स्तर में वृद्धि नहीं हो सकती है। वस्तुओं और सेवाओं के अधिक प्रवाह से केवल कुछ लोग ही लाभान्वित होंगे के बीच अंतर तब बढ़ सकता है। ऐसी स्थिति में अधिकांश जनसंख्या को पहले से कम वस्तुएं उपलब्ध हो, जबकि जीडीपी कुल स्तर में वृद्धि हुई है। सिचुएशन ये बन गई, जीडीपी बढ़ गया बल्कि लोगों की हालत सुधरने की जगह पहले से बदतर हो गया। इस स्थिति में जबकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी इनइक्वालिटीज हो। क्लियर है? हाँ, कंपोजिशन ऑफ जीडीपी का मतलब ये था कि जीडीपी में, जो जीडीपी में ग्रोथ है वो कहां से हो रहा है, किस जगह से जीडीपी ग्रोथ हो रहा है? सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है, एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है, इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है। इसे कंपोजिशन ऑफ जीडीपी कहते हैं। साइज ऑफ जीडीपी हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा, एंड अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। जीडीपी के स्तर में बढ़ने की स्थिति में जीडीपी में भी रचना कल्याण परक नहीं हो सकती है, कि जीडीपी बढ़ने के साथ साथ कई बार जीडीपी वेलफेयर ओरिएंटेड नहीं होती है। यदि मुख्यतः सुरक्षा पदार्थों में वृद्धि के कारण जीडीपी में वृद्धि होती है तो जनसंख्या का प्रत्यक्ष रूप से कल्याण नहीं होता, अप्रत्यक्ष रूप से कल्याण होता है। गैर मौद्रिक विनिमय, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज, मतलब भैया हमारे देश के अंदर आज की स्थिति में भी गांव में ऐसी स्थिति बनी हुई है कि कोई काम करता है तो बदले में उसको कोई वस्तु दे दी जाती है, मतलब बार्टर सिस्टम, मतलब वस्तु विनिमय प्रणाली, कि काम, वस्तुओं के बदले में वस्तुओं का आदान प्रदान। आपने उसको गेहूं दिया, उसने आपको चीनी दे दिया। कुछ जगहों पर, ज्यादातर जगहों पर ऐसी कुछ घटनाएं देखने को मिलती है, जिसको, जो कि मॉनेटरी टर्म्स में जिसको हम नहीं लिखते हैं, जिसकी वजह से उसका जीडीपी के अंदर काउंटिंग नहीं आती है। इसलिए जीडीपी एक्चुअल में उस चीज को नहीं बता पाती जो कि स्थिति एक्चुअल में बनी हुई है। तो जीडीपी जितनी होनी चाहिए उससे कम कई बार आंका जाता है। क्यों? क्योंकि कुछ ट्रांजैक्शंस बिना मॉनेटरी फॉर्म के हो रहे हैं, वो वस्तुओं से आदान प्रदान हो रहे हैं। इस स्थिति में जीडीपी कम आ गई, प्रति व्यक्ति आय कम नजर आ रही है। हम सोच रहे हैं कि भैया अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। इसका एक बहुत बड़ा हाँ जी, क्लियर है? तो ये हमारे जीडीपी में अंदर कई बार जीडीपी का जितना आंकलन होना चाहिए उससे कम हो पाता है, क्योंकि नॉन मॉनेटरी एक्टिविटी होती है। एक्सटर्नलिटीज का मतलब क्या हो गया बच्चे, कि जीडीपी के अंदर कुछ फायदे और कुछ नुकसान को कभी भी कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जाता है। मान लीजिए कि
जैसे कि मान लीजिए आप अपने क्षेत्र में, अपने एरिया में, अपने कॉलोनी में, अपने सोसाइटी में बहुत सारे पेड़ लगा देते हैं और बहुत हरियाली देखने को मिलती है। आने वाले 10 साल के बाद बहुत खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है, ठंडा रहता है, शांत रहता है, काफी अच्छा माहौल देखने को मिलता है। बहुत सारे पेड़ आपने लगाए हैं, हजारों पेड़ लगा दिए आपने, लाखों पेड़ लगा दिए और पूरा हरियाली से घिरा हुआ गर्मियों के मौसम में बड़ा शानदार नजारा होता है आपके मोहल्ले का। आपने उस स्थिति में पहुंचा दिया अपने एरिया को। आपने पेड़ लगाया, एनवायरनमेंट के लिए लगाया, बट आपको उससे कोई पैसा तो मिला नहीं है, जाहिर सी बात है, आपने एक सोशल काम करा है। लेकिन आपको पता है कि आपके एरिया का जो जो मकान है, जो कीमत है, वो उसकी उसकी कीमत बढ़ जाएगी। जो पहले जिस रेट पे हुआ करता था उसके ज्यादा रेट हो जाएगा, क्योंकि काफी अच्छा, काफी देखने में काफी सुंदर लग रहा है आपका एरिया। लेकिन इस चीज को जीडीपी के अंदर काउंटर नहीं किया जाता है। तो इसको, इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नलिटीज बोलते हैं। या फिर भैया एक फर्म ने बहुत सारी चीजें पैदा करी, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करी, उसके वैल्यू को रख लिया, लेकिन जो उससे एनवायरनमेंट का नुकसान हुआ उस चीज को हम जीडीपी में से माइनस नहीं करते हैं, उस अमाउंट ऑफ मनी को, कि जिससे कि एनवायरनमेंट को क्षति पहुंची है। तो इसलिए कुछ एक्सटर्नलिटीज को जीडीपी के अंदर नहीं रखा जाता है, तो जीडीपी का एक्यूरेट मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। तो मेरे सवाल क्या था, इस सवाल को जरा समझने की आप कोशिश करें। जीडीपी एंड वेलफेयर, मतलब कि जीडीपी से हम उसको वेलफेयर का अंदाजा लेके चलते हैं। पर्यावरण, किसी अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों के स्तर का मूल्यांकन करने के लिए जीडीपी का एक मापन के रूप में प्रयोग बहुत अधिक प्रचलित है। मतलब किसी भी जीडीपी इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर टू द assess to the level of the economic activity in the economy. Higher level of GDP implies the higher level of economic activity in the economy. That is the overall the increase in the flow of the goods and services in the economy. Other things are remaining the constant, and increase in the flow of the goods and services implies an overall increase in the economic welfare of the people. GDP index facilitates international comparison as well. देखिए जीडीपी से क्या होता है, हम इंटरनेशनल कंपैरिजन कर सकते हैं कि भैया इंडिया की जीडीपी 10% बढ़ रही है, चाइना की 8% बढ़ रही है, तो इंडिया उससे तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो हम इंटरनेशनली कंपैरिजन कर सकते हैं। क्लियर है? तो निसंदेह प्रत्येक देश की जीडीपी उस देश की करेंसी में मापी जाती है। अब इंडिया की जीडीपी इंडिया के रुपए में मापा जाएगा ना, तदनुसार अंतरराष्ट्रीय तुलना तभी संभव हो सकती है यदि विभिन्न देशों की जीडीपी को किसी एक कॉमन करेंसी में मेजर करें। क्लियर है? तो एक कॉमन करेंसी के लिए क्या करते हैं हम, एक्सचेंज रेट से करेंसी को दूसरे करेंसी में हम एक्सचेंज करते हैं। ये आपका एक्सचेंज रेट टॉपिक आपका आएगा तो आप आगे पढ़ोगे। क्लियर है कि एक्सचेंज रेट क्या होता है? यहाँ पे एक्सचेंज रेट शुरू हो जाएगा बेकार में, कोई इसका फायदा नहीं है। हाँ जी, तो अब हम यहां पर पढ़ रहे हैं जीडीपी में फिर भी आर्थिक समृद्धि तथा विकास के सूचकांक के रूप में जीडीपी में अनेक त्रुटियां पाई जाती हैं, जिनमें कुछ एक का वर्णन इस प्रकार है। तो जीडीपी के अंदर कुछ जो स्पेसिफिक कमियां भी पाई जाती हैं, लिमिटेशन ऑफ जीडीपी कहते हैं, वो कुछ ऐसा है। वैल्यू एडिशन इन अ ब्लैक इकोनॉमी। मतलब देखिए ब्लैक इकोनॉमी क्या होता है कि आप जितना भी आप अगर किसी बाजार में जाएं जहां होलसेल की मार्केट है, वहां पर आप कोई सामान लेते हैं तो आप फोन पे करें, वो आपको बोल देंगे कि फोन पे हम नहीं लेंगे। क्यों? फोन पे लेंगे तो सब कुछ, क्योंकि भैया उसके पास कोई एक कस्टमर थोड़ी आता है, दिन भर में कितने कस्टमर आते हैं, कितने का पेमेंट होगा, दिन में लाखों का ट्रांजैक्शन हो जाएगा, तो सरकार को एक्यूरेट पता लग जाएगा कि भैया कितने का गुड्स को बेच रहा है, तो जीएसटी एक्चुअल में उससे रिकवर की जाएगी। इसलिए ये लोग क्या कहते हैं, ये लोग बोलते हैं कि भैया हम जो है फोन पे नहीं लेंगे, कैश में पेमेंट करो। ठीक है? तो इसी को ब्लैक मार्केटिंग कहते हैं हम, कि असलियत में कोई अपनी वास्तविक आय नहीं बताता है, जिसकी वजह से टैक्स उसको ज्यादा देना पड़ जाए। कोई भी वास्तविक अपने गुड्स एंड सर्विसेज का सेल नहीं बताता है, जिसकी वजह से उसको टैक्स, तो टैक्स को बचाने के लिए हम क्या करते हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज के कम फ्लो को दिखाते हैं, जिसकी वजह से जीडीपी का मेजरमेंट भी क्या होता है, कम होता है। लगभग हमारी इकोनॉमी में जितनी जीडीपी है उसका 1/3 तो आता ही नहीं है सामने। करों की चोरी हेतु उत्पादक अपनी मूल्य वृद्धि को छुपाते हैं। इसे काला बाजार अर्थव्यवस्था अथवा गुप्त अर्थव्यवस्था में मूल्य वृद्धि कहते हैं। ऐसी मूल्य वृद्धि को जीडीपी के अनुमान में सम्मिलित नहीं किया जाता है, पता ही नहीं होता है, कहां से करेंगे। ऐसी स्थिति में जीडीपी द्वारा एक अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों का अल्प स्तर दर्शाया जाता है। भाई जितनी एक्चुअल में काम हो रहा है देश में वो नहीं पता लगता है, उससे कम स्तर। मैं बता रहा हूं भैया मैं तो 10,000 रुपए कमाता हूं, एक बता रहा है भाई मैंने पूरे दिन में यार 1,000 रुपए का ही काम बिक्री करा है, जबकि वो लाख रुपए की बिक्री करके बैठा है। तो देश को क्या पता लगेगा जीडीपी से? जीडीपी से देश को यह पता लगेगा कि भैया देश का स्तर काफी निम्न है। अच्छा जी, आप अपनी आय बताते हैं, कहीं पर आपने जीवन ने कहीं बताया होगा, कहीं बताया है वास्तविक आय? हाँ,
सीधा 5,000 रुपए को 12 महीने से मल्टीप्लाई कर देते तो 12 पंचे 60,000 रुपए, 1,20,000 बता दिया, 10,000 रुपए के हिसाब से बता दिया आपने। 50% बताते हैं हम। तो जो जीडीपी, अगर ऐसा हर व्यक्ति कहीं ना कहीं ऐसा कर रहा है, आपको भी पता ही है सच्चाई, तो कहीं ना कहीं जो जीडीपी का स्तर है उससे हम क्या बताया जा रहे हैं, इसको जीडीपी का जो स्तर है उससे हम कम दर्शाया जा रहा है। वही कह रहा है, अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों का अल्प स्तर दर्शाया जाता है। आगे क्या कहता है, नॉन मार्केटिंग एक्टिविटीज एंड वैल्यू एडिशन इन unorganized sector of the less developed economics, there is the considerable value of the additional which the remain the unrecorded because the, देखिएगा कुछ ऐसे एक्टिविटीज है जिसके नॉन मार्केटेड एक्टिविटीज, एक छोटा किसान है, खेत किया, अनाज उगाया, खुद ही खा करके सरवाइव कर लिया, सरप्लस नहीं था जो बेचेगा, तो उसके पैदावार को जीडीपी में शामिल नहीं हुआ है। तो वो कहीं ना कहीं जीडीपी जो होना चाहिए, एक्चुअली ऐसे कुछ हो जाते हैं पर मैक्सिमम सबको आप काउंट नहीं कर पाते हो। क्लियर है, एक व्यक्ति छोटा सा अपनी दुकान करता है, ठेला लगाता है, चाय बनाता है, चाय बेचता है और उससे पैसा कमाता रह देता है। तो कुछ सेल्फ एम्प्लॉयड लोग एक एस्टिमेशन इसका जरूर लेते हैं, बट जनरली हम एक्चुअल फिगर पे नहीं जा पाते कि कितना है ये। तो ऐसे लोगों की इनकम का पता नहीं लग पाता है, ऐसे लोगों के गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो का पता नहीं लग पाता है, तो हम एक्चुअल जीडीपी के फिगर तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो जो रियल जीडीपी है, जितना हम एक्चुअल में है उससे कम ही नजर आता है। तो कुछ लिमिटेशन भी है भैया जीडीपी के, कि जीडीपी को आप समझ करके इसको आप विकास का एक सूचकांक मान लो, मतलब कि एक इकोनॉमिक, एक वेलफेयर को इंडिकेटेड मान लो इसको, वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में जो जीडीपी है उससे कई बार कम होता है, ब्लैक मार्केटिंग की वजह से होता है। और ये कुछ इसके उदाहरण हैं। देखिए, तो जीडीपी में चेंज आ रहा है और इकोनॉमिक वेलफेयर में चेंज आ रहा है। कई बार इसमें जो है डिफरेंसेस हो सकते हैं, बताया ना मैंने आपको। अब लोग अपनी इनकम बता नहीं रहे, लेकिन 10-10 अब ऐसे ऐसे लोग आपको मिलेंगे कि राशन कार्ड है उनके पास में और उनके पास में 2-2 कारें भी हैं, 3-3 कारें भी हैं। ऐसे लोग मिलेंगे आपको, राशन कार्ड है उनके पास में। तो सरकार तो ईमान के बैठी है, बेचारे गरीबी रेखा से नीचे, लेकिन वो 3 कार है उसके पास। तो कई बार ऐसा होता है कि जीडीपी एक अलग चीज बता रही है और तो एक्चुअल में जो इसका इकोनॉमी वेलफेयर हुआ वो एक अलग लेवल का हुआ है, तो उसमें अंतर कई बार देखने को मिलता है। तो यह आवश्यक नहीं है कि जीडीपी सूचकांक का आर्थिक कल्याण संबंधित जीडीपी इंडेक्स एंड द इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर नीड इट नॉट नेसेसरी मूव इन द सेम डायरेक्शन। ये जरूरी नहीं है कि जीडीपी बढ़ रहा है तो वेलफेयर भी लोगों का बढ़ रहा है। हियर इज एन एग्जांपल ऑफ द illustrate this the paradox. A highly paid surgeon working the 10 hour a day and earning the 10,000 per hour may decided to the reduce his work by, तो ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल क्या है बता देता हूँ। एक व्यक्ति 8 घंटे काम करता है, उसको जो है 15-20 हजार रुपये सैलरी मिलती है, उसने उस काम को छोड़ दिया, बोला मैं नहीं करूंगा, मैं घर बैठ जाऊंगा अपने। क्यों? कहता है यार मैं अपने 8 घंटे बेच के 20,000 कमा रहा हूँ, मैं शांति से अपने घर में पड़ा हुआ हूँ ना, वो ज्यादा मेरे को अच्छा लगता है, मैं अपने घर में रहना चाहता हूँ। तो लेकिन उसको जो घर में रह करके जो 20,000 ज्यादा का सुख मिल रहा है उसका मेजरमेंट नहीं हो पाता है। उसके उसका वेलफेयर तो है, उसके लिए वो शांति से जीवन जी रहा है, उसका वेलफेयर है, शांत है, सेटिस्फाइड है, बट इसको मेजरमेंट जीडीपी के अंदर नहीं किया जाता है। Until recently, one of the most important ways in which the economic growth that benefited people was the permitting increased amount of time of work. Because the time off is not marketed, its value does not show in the measures of the GDP. क्लियर है जी, समझ में आया? तो मेरा आज का जो टॉपिक है वो आर्थिक बुराई, इकोनॉमिक बैड्स। इकोनॉमिक बैड्स का मतलब ये वही बातों को उठा रहा है कि जो पॉल्यूशन होता है, वाटर पॉल्यूटेड होता है, इस तरह की समस्या को जीडीपी में माइनस नहीं किया जाता है। क्लियर है? तो उत्पादन क्रिया में बुराइयां, उत्पादन से होने वाली बाहरी हानि, एक्सटर्नल डिस इकोनॉमिक्स, थर्मल पावर प्लांट, उत्पादित बिजली, पर्यावरण दूषित, इन्हीं सब चीजों से जो जीडीपी को नुकसान पहुंचता है उसको जीडीपी से माइनस नहीं किया जाता है, इसलिए हमारा जीडीपी। तो कहीं ना कहीं मैं जीडीपी के बारे में बताता हूं कि जीडीपी जनरली कुछ और ऑप्शन है नहीं, तो जीडीपी को हम मान लेते हैं कि भैया ये हमारे वेलफेयर का इंडिकेटर है। जीडीपी बढ़ने का मतलब हमारा पहले से ज्यादा ग्रोथ हो रहा है। लेकिन आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, आप जानते हैं, समझते हैं कि जीडीपी कौन सी जीडीपी, अगर नॉमिनल जीडीपी तो आप इसको हटाओ यार, इसको तो प्राइस डबल हो जाए तो पिछले साल से इस साल की जीडीपी डबल दिखेगी, जबकि सामान उतना ही बना हो।
तो प्राइस डबल हो जाए तो जीडीपी डबल हो जाएगी। नॉमिनल जीडीपी कोई बात आपसे कर दे, हटाओ यार, कौन सी जीडीपी बात कर रहे हो, मुझे डिटेल लेकर मत आओ। हाँ, कोई रियल जीडीपी की बात करेगा, मतलब उसी प्राइस पर, पहले वाली जीडीपी जिस प्राइस पे था, आज की जीडीपी उसी प्राइस पे मेजर करके ला रहा हूं, उसके बाद जीडीपी बढ़ गया, कान खड़े हो जाएंगे, भैया गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ा है, अच्छा देश आगे बढ़ रहा है। तो क्या आप सोचोगे यार गुड्स सर्विस का प्रोडक्शन बढ़ा है लेकिन उससे ज्यादा जनसंख्या बढ़ गई हो, तो भैया स्केर्सिटी तो और बढ़ जाएगी, तो कहां से तरक्की होगी। बस हर चीजों को, हर एंगल देख रहे हैं हम, जीडीपी एंड वेलफेयर, कि जीडीपी को एक तरीके से वेलफेयर का इंडिकेटर माना जाता है, लेकिन हाँ बिल्कुल माना जाता है, किस केस में और क्या क्या इसके एक्सेप्शंस है, कहां कहां पर चीजें कामयाब साबित नहीं होती है। अच्छा, जीडीपी जो है पर कैपिटल इनकम, इसको सच में मान के बैठे हो, लेकिन आपको मालूम है कि जीडीपी के अंदर एक्चुअल में लोग जो है ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, अपने इनकम को कम बताते हैं, तो जीडीपी कम आया, तो भैया पॉपुलेशन तो एक्यूरेट काउंट हुआ है, तो पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे तो पर कैपिटल इनकम तो कम आएगी, आपको पता है यार इससे ज्यादा है लोगों की इनकम, ये तो गलत है। तो आप एक इकोनॉमिक्स से स्टूडेंट हैं, आप जीडीपी की हकीकत को, असलियत को अंदर घुस के भी जान सकते हैं। क्लियर है जी? तो मिलते हैं हम अगले कक्षा में।